अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आप लोगों को गाइटन का चैप्टर 37 बताने जा रहा हूँ, जो कि ब्लड के रिलेटेड है। और इस चैप्टर का नाम हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोआगुलेशन। अच्छा, इसमें आप लोगों को हीमोस्टेसिस के बारे में सारा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो हम देखते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हीमोस्टेसिस का मतलब है प्रिवेंट ऑफ ब्लड लॉस। मतलब कि जहाँ भी कोई ब्लड लॉस हो रहा हो, उसे प्रिवेंट करना, या उसे मतलब ब्लड लॉस हो रहा हो बॉडी से, तो उसे ख़त्म करना, ब्लड लॉस रोकना। ब्लड जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे रोकना, ठीक है। ये इसका मतलब है। और इसके 4 इवेंट्स हैं। जैसे कोई हमारी ब्लड वेसल जो सी है वो रप्चर हो जाती है, तो उसमें से ब्लड लॉस होने लग जाता है। तो उसको जो क्लॉटिंग बनाता है ना, वो उसका मतलब है हीमोस्टेसिस। और इसके 4 प्रोसेस से ये क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसके कितने प्रोसेस हैं? 4। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। वेस्कुलर अच्छा, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन सबसे पहला प्रोसेस है। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है ना, उसका नाम है प्लेटलेट प्लग। अच्छा, मैं आपको बताया कि कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो रही है, उससे 4 प्रोसेस के ज़रिए ब्लड लॉस से बचाया जा सकता है। सबसे पहले वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन है, और फिर उसके बाद प्लेटलेट प्लग आता है, और फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट। और चौथे नंबर पे आता है फिब्रस टिश्यू। अच्छा, मैं इन चारों के बारे में ब्रीफ बताने जा रहा हूँ, जो कि गाइडन में भी लिखा हुआ है और बुक्स में भी, उनको रिलेट करके, ठीक है। सबसे पहले जब ब्लड लॉस हुआ, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। अब वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन के प्रोसेसेस में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले कोई भी ब्लड वेसल मतलब कि रप्चर हुई, ठीक है। उसके बाद सब ये हमारे पास वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में स्मूथ मसल्स जो से हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। स्मूथ मसल्स, हमारी बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल या कुछ भी ब्लड टिश्यू वगैरह रप्चर हो, तो स्मूथ मसल जो उनसे बॉडी में होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग उसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को अपनी कॉन्ट्रैक्शन करवा के ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा और ब्लड लॉस से बचा जाएगा। ये इसका सिंपल मीनिंग है। अभी वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में ना आगे हमारे पास इसमें भी 3 प्रोसेस आ जाते हैं, 3 प्रोसेस, ठीक है, जो कि वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। सबसे पहले लोकल मेयोजेनिक स्पाज्म, ठीक है। लोकल मायोजेनिक स्पाज्म, इसका मतलब है कि जो लोकल मायोजेनिक टिश्यूज़ वगैरह, मतलब है जहाँ ब्लड वैसे रैप्चर हुई है उसके अराउंड जो से टिश्यूज़ या मायोजेनिक टिश्यूज़ वगैरह होते हैं ना, उसकी चेंजेस, स्पाज्म का मतलब आप सिंपल कर लें कि चेंजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। और फिर जो दूसरा प्रोसेस है उस वो भी मिलता जुलता है, उसमें लोकल ऑटोकोइड फैक्टर्स, उसमें बहुत से फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जहाँ के ट्रॉमा हो और टिश्यू में। उसमें ब्लड प्लेटलेट से भी कुछ फैक्टर्स वो रिलीज़ होते हैं, वो आगे जाके बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आता है नर्वस रिफ्लेक्सेस। तीसरे नंबर पे है नर्वस रिफ्लेक्सेस। नर्वस रिफ्लेक्स का मतलब है कि जैसे हमारी कोई वहाँ जहाँ के टिश्यू डैमेज हुआ है या वो ब्लड वेसल रप्चर हुई है, वहाँ से हमें पेन क्रिएट होगी। पेन कैसे क्रिएट होगी? नर्व इम्पल्सिस जो सी है ना, नर्व इम्पल्सिस और अदर इम्पल्सिस जो कि प्रेजेंट हो हमारे जहाँ के टिश्यू रप्चर हुआ है, वहाँ से हमारे पास बहुत सी इम्पल्सिस जनरेट होंगी, और वो फिर हमें पेन कॉज करेंगी, जिसका मतलब है कि नर्वस रिफ्लेक्सिस जनरेट हो गया। ये 3 प्रोसेस मेन होते हैं हमारे पास वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में। अच्छा, मैंने आपको ये वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन के 3 प्रोसेसेस बता दिए। बस ये 3 प्रोसेसेस आप कर लें और इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है प्लेटलेट प्लग, जो कि मैंने आपको बताया था हीमोस्टेसिस का दूसरा इवेंट है। इसके टोटल 4 इवेंट हैं, ठीक है। दूसरा इवेंट कौन सा है? प्लेटलेट प्लग। इसमें अब जो सबसे पहले मतलब इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट्स। क्या इन्वॉल्व होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लग में सिंपल है, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होंगे। और सबसे पहले हम प्लेटलेट्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, करैक्टर्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स का सबसे पहले बताएंगे कि 1 से 4 इनका माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बताएंगे कि जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? मेगा कार्योसाइट से। मेगा मेगा कार्योसाइट से ये प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेगा कार्योसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो में।
अच्छा, उसके बाद न हमने इसकी एक और प्लेटलेट्स के बारे में बताना है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की रेशो कितनी है? वो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 3 लाख माइक्रोमीटर लीटर तक प्रेज़ेंट होते हैं, और इसकी जो रेशो है ना, वो 15 लाख से लेके 4 1.5 लाख से लेके 45 लाख तक इसकी माइक्रो लीटर रेशो होती है, ठीक है? अब उसके बाद जो प्लेटलेट्स है, इसके हम साइटोप्लाज्म के बारे में बताएँगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। इसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म में ना 6 चीज़ें प्रेजेंट होती है मेनली, जो कि क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। तो सबसे पहले तो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में एक्टिन भी आ जाता है, म्योसिन भी आ जाता है, और एक इसमें एडिशनल होता है थ्रोम्बोस्थेनाइन। कौन सा होता है? थ्रोम्बोस्थेनाइन, ये लिख देते हैं ना, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास में रेजिड्यूज होती हैं, रेजिड्यूज। रेजिड्यूज मतलब कि कुछ भी मटेरियल रिलीज हो रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी अपैरेटस से, जो कि आगे मतलब लार्ज क्वांटिटी, और जो कि स्टोर भी कर रही होती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कैल्शियम आयंस को स्टोर कर रही होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह रिलीज़ कर रही होती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इसमें जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो से इसमें आपको पता है एटीपी प्रोड्यूस करता है, और साथ एडीपी भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। उसके बाद इसका जो आता है इंजाइम प्रोटीन, चौथे नंबर पे आता है इंजाइम प्रोटीन्स। इंजाइम प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंजाइम प्रोटीन्स में कौन कौन सी होती हैं? एक प्रोस्टियोग्लाइकन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, इसमें एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व होती हैं। और फिर 5वें नंबर में आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ये जिसका आगे जाके आपको इसके बताते हैं कि क्या क्या करता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है ग्रोथ फैक्टर, ठीक है? ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर मतलब कि जो से हमारे पास जहाँ रप्चर हुआ है वहाँ फिब्रोब्लास्ट वगैरह या स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है? ये 6 प्रोसेसेस आपको बताए हैं प्लेटलेट प्लग में होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम बताएंगे कि प्लेटलेट जो होता है ना, प्लेटलेट आप समझ लें कि ये प्लेटलेट है, ठीक है? इसकी सरफेसिस जो हैं सरफेसिस, इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स, दूसरी होती है फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने पहले भी इसका फंक्शन पढ़ा होगा, ये क्या काज करती है? एडरेंस। रिजल्ट क्लियर आ रहा है अब, ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एडरेंस काज करती है, जो कि एडरेंस का मतलब है एक दूसरे को चिपकाती है आपस में, ठीक है? बॉन्ड बनाती है। और दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, और उसके बाद आपको थोड़ा गाइडेंस से रिलेट कराते हैं। मैंने अभी आपको ये फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, और उसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है कि ये वाला पैराग्राफ में द प्लेटलेट 8 to 12 डेज़ के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब ये प्लेटलेट वगैरह क्लॉट सारा हमारा बना प्लेटलेट क्लॉक, और जब ये इसने ख़त्म भी तो होना है ना एक दफ़ा प्लेटलेट प्लग ने, और जब ये ख़त्म होता है कैसे ख़त्म होता है? टिश्यू मैक्रोफेजेस आते हैं, वो इनको फिर मतलब हम इनको अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, और फिर ये प्लेटलेट प्लग ख़त्म होता है और नॉर्मल हमारे पास ब्लड टिश्यू अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। अच्छा, तो मैंने भी आपको सिर्फ सिंपल बताया कि प्लेटलेट प्लग में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में ये चीज़ें होती हैं। अभी आपको इसका मेन मैकेनिज्म बताना है कि प्लेटलेट प्लग क्या करता है। सबसे पहले ना हम, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलो, ये हमारे पास बन गई ब्लड वेजल टाइप को। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे पहले जहाँ कोई ब्लड वेजल रप्चर है, ब्लड वेजल है, यहाँ से समझ लो रप्चर हुई है, ठीक है? जब ब्लड वेजल रप्चर होएगी ना, यहाँ से आएगा समझ लो प्लेटलेट्स आएगी, ये हमारे पास प्लेटलेट है। जब प्लेटलेट यहाँ से आएगा, सबसे पहले तो ये इसके अंदर जाएगा कोलेजन। कोलेजन जोन सा है ना, कोलेजन, वो इसके अंदर अटैच हो जाएगा इस प्लेटलेट के अंदर। ये क्या है? प्लेटलेट। इसके अंदर कोलेजन अटैच होगा, और जब कोलेजन अटैच होएगा, और वो फिर हमारे पास ये जो सी अंदर वाली वॉल्स है ना, इनमें लगा होता है एंडोथीलियम।
एंडोथी मतलब हम कहेंगे कि जो प्लेटलेट है ये ब्लड वेजल के अंदर वाली वॉल्स में, और एंडोथीलियम के इनर सरफेस, ये इनर सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर आएगा, यहाँ रैप्चर हुआ हुआ है। और जब प्लेटलेट्स के ना साइडों में आपको पहले ही बताया है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होती हैं। क्या अटैच होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो एंडोथीलियम की वॉल्स में ना एक हमारे पास अटैच होता है VWF। इस VWF स्टैंड्स फॉर वॉन वाइल्ब्रेंड फैक्टर। क्या होता है वॉन वाइल्ब्रेंड फैक्टर? अच्छा, वॉन वाइब्रेंट फैक्टर्स। और ये प्लेटलेट है, इसके अंदर कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। आप देख सकते हैं ये इसके साथ प्लेटलेट के साथ ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हैं, जो कि यहाँ जब आएंगे अंदर तो वॉन विल्फ्रेंड फैक्टर्स के साथ जाके अटैच होंगे, VWF के साथ अटैच होगा। ये हम आपको टेस्ट भी करा देते हैं। इस तरह जाके ये हमारे पास प्लेटलेट्स अटैच होता है, ठीक है। जब ये यहाँ अटैच होगा और फिर इसके साथ साथ ये ऐसे हमारे पास रिलीज़ करेगा ग्रैन्यूल्स। बहुत से ग्रैन्यूल्स रिलीज कराता है। उन ग्रैन्यूल्स के नाम है ADP। जैसे हमने पता है माइटोकॉन्ड्रिया इसकी साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ से ADP रिलीज़ कराएगा और साथ PAF रिलीज़ कराएगा और TAX2। ये स्पेसिफिक नेम है इनका, मतलब एब्रीवेशन आपको बताता हूँ। अच्छा, ADP आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ हो रहा है, और उसके बाद जो सा PAF है, PAF जो सा उसका मतलब है उसका मतलब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, P से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और TAX2 का मतलब है थ्रोम्बोक्सेन A2। ये थ्रोम्बोक्सेन और आगे A2, ये A है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन A2। ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, उसके अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सा ग्रैन्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट है ना, ये यहाँ इसमें जो सा ना PAF जो सा वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। वो बाकी भी जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे पास ब्लड वेसल में नॉर्मली प्रेजेंट, उनको भी एक्टिवेट कराएगा। उनको भी यहाँ आके PAF जो है ना, PAF वो हमारे पास ना मतलब आपको पता है ना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, वो हमारे पास प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराएगा और यहाँ आके उनको अटैच करवाएगा। और थ्रोम्बोक्सिन जो है यहाँ के वैसो कंस्ट्रिक्शन काज करता है, ब्लड वैसल का साइज इस्तेमाल करता है। यहाँ के फिर सारे प्लेटलेट्स जो है ना इस ओरिजिनल प्लेटलेट्स के इर्द गिर्द अटैच हो जाते हैं। बस सिंपली यहाँ के अटैच है, और यहाँ के इन्होंने वैजो कंस्ट्रिक्शन का वेजल का हमारा साइज स्मॉल हो गया, और यहाँ से फाइब्रिन टिश्यू भी अटैच होंगे। अभी तो ये इनिशियल स्टेज में जो है ना ब्लड क्लॉट, ये हमारे पास लूज़ फॉर्म में होगा, और काफ़ी हद तक तो ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देगा। अगर ना प्रिवेंट करे तो उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होता है ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉट, या ब्लड क्लॉट की तरफ आते हैं। छोटा प्रोसेस है ये ना, जब हमारे पास वैसे तो 15 से 20 सेकंड्स में होता है, स्टार्ट होता है। जब हमारे पास कोई सवेयर मतलब ब्लड क्लॉट हो या ज़्यादा खून वगैरह लॉस हो तो इसे जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, ताकि ब्लड लॉस को बचाया जा सके। और वैसे नॉर्मली तो 1 to 2 मिनट्स में इनिशिएट होता है। जब हमारे पास ट्रॉमा इतना कोई माइनर हो, मतलब कोई इतना ख़तरनाक वगैरह ना हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो फिर 1 से 2 मिनट तक होता है। और इसमें सिंपली ये होता है कि जो से एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस हैं ना, ये आपको बताया था यहाँ किधर गया, ये एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस जो कि प्लेटलेट से रिलीज़ होती हैं, वो हमारे पास यहाँ के ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसकी एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस जो उनसे है ना, वो यहाँ के मतलब इसके साथ ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग होने में। और ये नॉर्मल फिर जब ब्लड क्लॉट सिंपली लिखा हुआ है कि इस बन जाता है, और 3 से 6 मिनट्स तक बन जाता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद ही ब्लड लॉस ने रैप्चर होना होता है। जब ब्लड क्लॉट बन जाए फिर ब्लड नॉर्मल ब्लड फ्लो करने के लिए रप्चर होता है, और रप्चर ऑलमोस्ट ना कुछ वीक्स में हो जाता है, कुछ वीक में रप्चर होता है। और फिर ये आगे फिब्रस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, फिब्रस टिश्यू में ना बताया कि जब ब्लड लेस रप्चर होता है, और रप्चर होता है तो फिर वो कहाँ जाता है नॉर्मल ब्लड फ्लो करने के लिए ना, तो उसमें हमारे पास ब्लड वेजल में कुछ फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। दो प्रोसेसेस होते हैं, गाइटर में लिखा हुआ है, ये आपको गाइटर भी दिखाते हैं। दो प्रोसेसेस होती हैं जिससे ये जो क्लॉट बनता है वो हमारे पास रप्चर होता है, मतलब वापस जाते हैं अपनी क्लॉट सारा बाहर आके और फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो करता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है फिब्रोब्लास्ट जो से होते हैं वो उस क्लॉट को अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं, और सारी वेजल में कनेक्टिव टिश्यू बना के ना, इस तरह सारी वेजल में कनेक्टिव टिश्यू बना के इस ब्लड प्लेटलेट्स को अपने अंदर इंगल्फ करते हैं, और ब्लड क्लॉट जो बना होता है उससे फिर अपने ये जो उनसे वेजल्स होती हैं उनसे बाहर निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका होता है, और जो उनसे ब्लड क्लॉट बना होता है ना, वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे पास ब्लड वेजल के अंदर ही,
ठीक है, समझ लग गया। ब्लड क्लॉट बना होता है, वो डिज़ोल्व होता है ब्लड वेसल के अंदर ही। दो प्रोसेसेस होते हैं बस, ये सिंपल दो प्रोसेसेस हैं इसमें। और फिर बताया हुआ है कि जो सा ब्लड क्लॉट होता है ना, वो जहाँ से रिलीज़ होके वेसल से रिलीज़ होके कहाँ जाता है, टिश्यू में। वैसे नॉर्मली तो हमारे पास फिब्रोब्लास्ट से रिलीज़ होता है ना, फिब्रोब्लास्ट इसे इनगल्फ करके टिश्यू में रिलीज़ कराता है और टिश्यू में फिर क्लॉट बन जाता है। ये फिर से मसला हो गया। लेकिन ये जो क्लॉट बने हैं ना टिश्यू में, ये हमारे पास इस प्लेटलेट्स के अंदर कुछ एक्टिवेटिंग एंजाइम होते हैं, जो कि एक्टिवेटिंग एंजाइम इस क्लॉट को मतलब ख़त्म डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं अपने इस ब्लड के अंदर, और फिर वो क्लॉट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये गाइटर में लिखा हुआ ये टेबल, ये आपको मैंने ब्लड कोएगुलेशन का जो प्रोसेस बताया था ना, ब्लड क्लॉट बनता है, उसमें आपको सिंपल बताया था एक्टिवेटिंग एंजाइम रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से एक्टिवेटिंग एंजाइम रिलीज़ होते हैं, वो ये हैं। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे 13 के 13, और फिर आप लोगों का ये टॉपिक प्रिपेयर होगा इंशाल्लाह। बाकी आपको मैंने यही गाइडेंस से और भी कुछ बुक से कंपेयर करके पढ़ाया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर हो गए होंगे तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।